पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में 8 मार्क्स में ये पूछा गया है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या होती है। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना, दाल, इन सब के प्राइस को डिसाइड करती है। फिर आता है कि भाई गवर्नमेंट मतलब क्यों, मतलब ये चीज आती है कि व्हाई डज द गवर्नमेंट मेक सच पॉलिसी। तो देखो, पहली चीज तो इसलिए क्योंकि क्रॉप के प्राइस भी बदलते रहते हैं। दूसरे, अगर मतलब फार्मर को कहीं ना कहीं इस चीज की टेंशन भी होती है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बना तो लिए, इनको बेचे कैसे। फिर जो आपके इनपुट्स यूज करते हैं फार्मर, जैसे बीज को, खाद को, डीजल, उनके प्राइस भी इंक्रीज होते रहते हैं। और मिडिल मैन बीच में आके कहीं ना कहीं फार्मर के हिस्से को, प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेता है। इसीलिए गवर्नमेंट आगे आके इस तरीके की पॉलिसी बनाती है और प्राइस को फिक्स करती है। फिर है कि बेनिफिट्स क्या होगा इसका, तो यही है, फार्मर्स गेट फेयर एंड एस्योर्ड इनकम, ठीक है। फिर फूड प्राइस में भी स्टेबिलिटी रहती है कंज्यूमर के लिए, फार्मर को मोटिवेट करता है कि और ज्यादा प्रोड्यूस करे, और कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करता है कंट्री में। अब इसके मेन टूल्स भी देख लेते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के। पहला है आपका एमएसपी, जो कि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसपे गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है किसानों के कि हम एक मिनिमम गारंटीड प्राइस में आपसे आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनको खरीद लेंगे। सेकंड, प्रोक्योरमेंट, इसमें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जैसी एजेंसीज है, वो फूड ग्रेन्स को किसानों से खरीदती है, उनको अपने पास स्टोर करती है। थर्ड, आपका बफर स्टॉक, इसमें यही है कि गवर्नमेंट जैसे जो ग्रेन्स है, अनाज है, उनको स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए, या कभी कमी हो गई या कभी प्राइस बढ़ गया। फोर्थ है आपका सब्सिडी, जिसमें यही है कि किसानों को बिजली में, इरिगेशन में, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दिया जाता है। फिफ्थ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल है, जिसमें आपका यही है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है, वो हमारे प्राइस जो होते हैं क्रॉप्स के, उनमें स्टेबिलिटी लाता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक्ट। ये ऑलरेडी मैं लॉन्ग क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। हम आ जाते हैं कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट करने का हार्ड करेंसी एरिया को। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि क्या उद्देश्य होता है जो हम हार्ड करेंसी एरिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हार्ड करेंसी एरिया में आपकी ऐसी कंट्रीज आ जाती है जिनकी करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबल रहती है, जैसे आपका यूएसए, यूके, यूरोप, जापान, ठीक है। अब इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट इसलिए किया जाता है कि ताकि अच्छा खासा हम फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके, क्योंकि जो हम इन कंट्री से जो करेंसी हम अर्न करेंगे वो क्या होगा, लाइक आपका डॉलर्स, ठीक है, यूरोस, ठीक है, पॉन्ड्स, तो जो पाउंड, सॉरी, तो जो ये करेंसीज होती है इनकी काफी हाई डिमांड होती है, तो इंडिया इसी करेंसी को अर्न करके इसको यूज कर सकता है इंपोर्ट करने के लिए, जैसे मशीन, क्रूड ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इम्प्रूव करेगा। मतलब एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या उद्देश्य है हमारे इन करेंसीज, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव हो सके। देखो, जितनी हमारे पास हार्ड करेंसी होगी, मतलब जो आपकी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी की करेंसी, तो उतनी क्या होगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होगी। इनकी करेंसी से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं, क्योंकि एडवांस मशीन, सॉफ्टवेयर, मेडिकल टूल्स हम डेवलप कंट्रीज से खरीद सकते हैं। ये कहीं ना कहीं रोजगार भी इंक्रीज करता है, क्योंकि भी हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसे गारमेंट्स, आईटी, इंजीनियरिंग गुड्स, तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों को नौकरियां देता है। टू डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनर्स, देखो अगर हम एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या होगा, वो सही नहीं है। तो इसलिए हम इन करेंसी के साथ भी इसलिए एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे पास अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स हो जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। इंडिया की पोजीशन को ग्लोबल ट्रेड में मजबूत करने के लिए हार्ड करेंसी वाले देशों को, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी।
कैपिटल गुड्स रॉ मेटेरियल्स को खरीदना जो डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, ये सब इसके उद्देश्य है। तो आप चाहे तो इसके उद्देश्यों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल आपके 8 पॉइंट है और यहाँ पर हमने हार्ड करेंसी का मीनिंग जाना।